Alright, so let's start with places in news lecture number 3. Now ये है लेक्चर नंबर 3. इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं और इस लेक्चर सीरीज में हम कोशिश क्या कर रहे हैं, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस रही हैं, जो जो जियोग्राफिकल लोकेशंस न्यूज में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज्यादा डिस्कस हुई थी, उनको हम कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज में. जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रीलिम्स में पूरे के पूरे प्रीलिम्स के पेपर में 15 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जियोग्राफिकल लोकेशन बेस्ड होते हैं. और ये जियोग्राफिकल लोकेशंस ये यूपीएससी वाले कहां से निकालते हैं या ये कहां से ढूंढते हैं? ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में जो जो इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं. राइट तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी उनको मैंने लिस्ट आउट किया है और इस लेक्चर सीरीज के थ्रू मैं आपको वो करवा रहा हूं. आपको बस दिन के 15 मिनट देने हैं हर रोज इस लेक्चर सीरीज के थ्रू जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते. तो फ्रॉम टुडे और फ्रॉम फ्यू डेज बैक टिल योर एग्जाम्स हर रोज आपने 15 मिनट देने हैं और आपके ये सारी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस हो जाएंगी क्लियर. और आप इन 15 क्वेश्चंस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि चलो 15 क्वेश्चंस तो मेरे डन है प्रीलिम्स में. ठीक है, आज हम कौन सी लोकेशंस डिस्कस करेंगे? आज हम 2 लोकेशंस डिस्कस करने वाले हैं. लोकेशन नंबर 1 है आपकी अंगोला, ये पिछले साल न्यूज में थी. और दूसरी लोकेशन है येमेन, ये पिछले साल में भी न्यूज में थी, इस साल भी न्यूज में है और ये न्यूज में रहती ही रहती है क्योंकि येमेन में डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा तेजी से बदलती जा रही है. अंगोला भी न्यूज में था. ठीक है, तो सबसे पहले हम अंगोला को कर लेते हैं. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद अंगोला. अब पहले तो हम अंगोला की बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी जियोग्राफिकल वो सारी चीजें. सो सबसे पहले तो अंगोला बेसिक फैक्ट्स. इसकी कैपिटल सिटी है लुआंडा. ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्चुगीज. वेल फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि ये कभी पोर्चुगल की कॉलोनी था. ये 1975 में आजाद हुआ है. 1975 में इसे इंडिपेंडेंस मिली है, तब तक ये पोर्चुगल की कॉलोनी था. और जैसा कि हर कॉलोनाइज्ड कंट्री में होता है कि वो अपने कॉलोनाइजर की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेता है. जैसे इंडिया में इंग्लिश है, पाकिस्तान में इंग्लिश है, वैसे ही अंगोला में आपकी पोर्चुगीज है क्योंकि इसे कॉलोनाइज करा था कभी पोर्चुगीज ने. इनकी ऑफिशियल करेंसी है अंगोलन क्वांजा. और हाँ, ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो आपसे पूछें कि इसको कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं. तो यहां मैप की तरफ आ जाओ. नॉर्थ वाली साइड पे इसे बॉर्डर कर रहा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे इसे बॉर्डर कर रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको कभी किसी जमाने में जायर भी कहा जाता था. ईस्टर्न साइड पे है जाम्बिया और सदर्न साइड पे है नमीबिया. मैप को देख के आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि बोत्सवाना भी इसको बॉर्डर कर रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो छोटा सा स्पेस है बिटवीन बोत्सवाना एंड अंगोला और वो नमीबिया ने ऑक्यूपाई किया है. और इसके वेस्टर्न साइड पे तो कोस्ट है पूरा, अटलांटिक ओशन ने इसे सराउंड किया हुआ है. ना अंगोला की एक बार ब्रीफ में हिस्ट्री भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी न्यूज में थी और इसीलिए इसमें से सवाल आ सकते हैं. तो जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि अंगोला एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी. ठीक है, पोर्चुगीज ने इस पे कब्जा करा था 1500s में और 1500 से लेके 1975 तक पोर्चुगल का इस पे कंट्रोल था, वो इसकी कॉलोनी थी अंगोला. ना 1975 में अंगोला को मिल जाता है इंडिपेंडेंस. बट इंडिपेंडेंस जब होता है ना, इन्हें मिलता है, तो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता. बहुत सारे फैक्शंस होते हैं अंगोला में जो पूरे अंगोला पे कंट्रोल करना चाहते हैं और ये आपस में लड़ने शुरू कर देते हैं. तो 1975 से लेके 2002 तक यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन रहती है. जैसी क्या, सिविल वॉर ही रहता है. तो 2002 में जो सिविल वॉर होता है वो एंड हो जाता है क्योंकि जितने भी वॉरिंग फैक्शंस थे, जितने भी ये फैक्शंस थे, इनके बीच में पीस ट्रीटी हो जाती है. और 2002 के बाद ये एक पीसफुल स्टेबल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बन जाता है. बस 2002 तक इनकी दिक्कतें थी, उसके बाद ये पीसफुल इनमें ट्रांजिशन हो जाती है, सब कुछ एकदम स्टेबल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बन जाता है. नाउ अगर आपसे पूछा जा क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि जो अंगोला है वो किन किन इंटरनेशनल कम्युनिटीज का मेंबर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो वो यूएन का मेंबर है, बट ऑब्वियस ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ही यूएन के मेंबर है. एक क्योंकि ये अफ्रीका का पार्ट है इसलिए ये अफ्रीकन यूनियन का भी मेंबर है. तीसरा, ये कभी पोर्चुगल की कॉलोनी था तो इसीलिए पोर्चुगीज इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है. अब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जिनकी पोर्चुगीज ऑफिशियल लैंग्वेज है, उन्होंने एक अपनी कम्युनिटी बनाई है, कम्युनिटी ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज, तो ये उसका भी पार्ट है. और क्योंकि ये अफ्रीका के सदर्न रीजन में लाई करता है, तो जितने भी सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी ये कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, तो ये उसका भी पार्ट है. अब हम आ जाते हैं कि ये न्यूज में क्यों था, मैंने इसे क्यों इंक्लूड किया है और अंगोला फेमस किस चीज के लिए है. तो देखो, अंगोला वैसे तो एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ही है, पर इसे डेवलप्ड होना चाहिए था क्योंकि उसके पास ठीक ठाक मिनरल और पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं. अंगोला इज द 18th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं. मतलब लेट मी रिफ्रेज दैट, सबसे ज्यादा मतलब 18th रैंक पे है इसके पेट्रोलियम रिजर्व्स.
18th लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। और अब इसने अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, तो नाउ इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और ये न्यूज में क्यों था? देखो, जितनी भी कंट्रीज है ना जिनके पास पेट्रोलियम है, वो ओपेक के मेंबर्स हैं। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग है, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मेंबर सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, कुवैत भी है, कतर भी है। तो ये इनकी ओपेक कंट्रीज हैं, ठीक है। ये इकट्ठे ही तेल बेचते हैं, प्राइसेस को कंट्रोल वगैरह करते हैं। काफी टाइम पहले तक इसका मेंबर अंगोला भी था, ठीक है। पर अभी रिसेंटली अंगोला ने कहा है कि मैं अपने हिसाब से ही पेट्रोलियम बेच दूंगा, मुझे आपका मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। तो अंगोला ऑप्टेड आउट ऑफ ओपेक, और इसी वजह से अंगोला न्यूज में था, इसीलिए हमने इसे पूरा डिटेल में किया है, ठीक है। चलो फिर, अंगोला हमारा डन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज येमेन, ठीक है। अब येमेन की बात करें तो यहां पहले देख सकते हो, येमेन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप को देखेंगे। तो इसकी कैपिटल है सना, ऑलराइट। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, क्योंकि आप देख सकते हो ये अरबिक पेनिनसुला पे है। इसकी ऑफिशियल करेंसी है येमेनी रियाल, और जिसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये किन किन कंट्रीज को बॉर्डर करता है। तो देखो, ये सिर्फ दो कंट्रीज को बॉर्डर करता है। नॉर्थ में आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया, और नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो ओमान। ये वो कंट्रीज हैं जिनके साथ इसका, जो हमारा येमन है उसके साथ इसका लैंड बॉर्डर है, ठीक है। सिर्फ दो ही कंट्रीज के साथ इसका लैंड बॉर्डर है। पर सिर्फ लैंड बॉर्डर ही थोड़ी कोई चीज होती है, एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं मैरिटाइम बॉर्डर। इसका मैरिटाइम बॉर्डर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है। लैंड बॉर्डर तो अरेबिक कंट्रीज के साथ है। मैरिटाइम बॉर्डर जो है तीन कंट्रीज के साथ है। यहां पे आप देख सकते हो अर्शरिया, जिबूती और सोमालिया। ये जो तीन कंट्रीज हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और ये अफ्रीका की जिस रीजन में लाई करती है ना, इसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज है अर्शरिया, जिबूती, सोमालिया, उसके साथ ये मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। मेक सेंस? नाउ एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देखो यहां पे येमेन है, और आप देख सकते हो ये है रेड सी, राइट। ये जो सी का एरिया है ना, इसे हम कहते हैं गल्फ, सॉरी, ये रीजन जो है इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ आडेन, ठीक है। तो ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ आडेन है, और इसके बीच में ये देखो येमेन और जिबूती के बीच में ये नैरो सी की एक लाइन है ना। इसे हम कहते हैं, ये एक स्ट्रेट होता है जो बिल्कुल नैरो वाटर बॉडी है, जो गल्फ ऑफ आडेन और रेड सी को कनेक्ट करती है। इसे हम कहते हैं बाबेल मंदब स्ट्रेट, या स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंदब, ठीक है। तो बाबेल मंदब स्ट्रेट के पास है, और मैरिटाइम बॉर्डर मैंने आपको बता ही दिया है किसके साथ शेयर करता है। नाउ इसकी इंटरनल ज्योग्राफी भी हमें पता होनी चाहिए कि अंदर से येमेन की ज्योग्राफी क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है इसकी इंटरनल ज्योग्राफी, इसलिए ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अंगोला की हमने नहीं करी थी, पर इसकी हम करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो येमेन है उसकी जो पूरा कंट्री है उसको 4 जियोग्राफिकल रीजन्स में हम बांट सकते हैं। कोस्टल प्लेन्स इन द वेस्ट, कोस्टल प्लेन्स आप देख सकते हो रेड सी से लगता है ये एरिया यमन का, है ना। ये वाला एरिया जो है इसे हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ द वेस्ट कहते हैं, रेड सी के साथ लगता है। वेस्टर्न हाईलैंड्स, वेस्ट में कुछ माउंटेन्स और प्लेटोज हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स, और यमन का ज्यादातर एरिया डेजर्ट है, जो आप यहां पिक्चर में भी देख सकते हो। ये डेजर्ट एक्सटेंड होता है सऊदी अरेबिया तक भी, और आपके ओमान तक भी, ठीक है। इसे हम कहते हैं रूबल खाली डेजर्ट, ये ईस्ट में है। अच्छा, ये जो कोस्टल प्लेन्स इन द वेस्ट है, इन्हें लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं तिहामा। तिहामा लोकल लैंग्वेज है, इसकी ट्रांसलेशन है हॉट लैंड्स और हॉट अर्थ, बिकॉज ये बहुत एरिड फ्लैट कोस्टल प्लेन्स है जो रेड सी के कोस्ट लाइन में है। और ये न्यूज में इसलिए थे, तिहामा ही काफी ज्यादा न्यूज में थे, क्योंकि ये हूथीज के कंट्रोल में है अभी। और हूथीज कौन है, अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं, मैं बताऊंगा कि येमेन न्यूज में क्यों रह रहा है इतने टाइम से। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये कि येमेन की पॉलिटी कैसी है, क्या पॉलिटिकल इनका स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, येमेन इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है इसमें 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे कि अपर हाउस होता है, जैसे हमारे कंट्री में है राज्यसभा, और एक लोअर हाउस होता है, जैसे कि हमारे कंट्री में है लोकसभा, ठीक है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1991 में बना था। इनका जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये 201 मेंबर्स की सीट है। अपर हाउस है उसे कहते हैं शूरा काउंसिल, ये 111 मेंबर्स की सीट है, और इनका मेन काम है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया में है। पर ये जो इनकी ऑफिशियल पॉलिटी है ना, ये अच्छे से चल नहीं पा रही है। क्यों?
क्योंकि यमन में बहुत ही टाइम से, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्टली 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि सिविल वॉर टेक्निकली स्टार्ट हुआ था 2014 में। वैसे तो फाइटिंग वगैरह बुरे हाल तो 2011 में ही शुरू हो गए थे, तो 2014 से हम ऑफिशियली कहते हैं कि यहाँ पे सिविल वॉर हो गया। अब क्यों हुआ? बेसिकली सिविल वॉर का जो कारण है ना, वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। देखो, यमन में जैसे हमने कहा प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो यमन में 2014 में थे प्रेसिडेंट हदी। प्रेसिडेंट हदी जो थे वो सुन्नी मुस्लिम थे, और वो सऊदी अरेबिया, जो यहां पे है सऊदी अरेबिया, उसके बहुत क्लोज थे। पर यमन में बहुत सारे शिया भी रहते हैं, और वो सुन्नी डोमिनेशन से परेशान है। यमन में जो शियाज हैं उनको हम कहते हैं जैदी शियाज, और ये यमन में सुन्नी डोमिनेशन से परेशान थे, इसीलिए इन्होंने 1990s में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा अंसार अल्लाह, जिसे हम जानते हैं हूथीज के नाम से। तो ऑफिशियल नेम अंसार अल्लाह है, वैसे दुनिया इन्हें हूथीज कहती है। अब क्योंकि ये जैदी शियाज ने अंसार अल्लाह बनाई, ये हूथीज हैं, तो इन्हें दुनिया की जो सबसे पावरफुल शिया कंट्री है उसे सपोर्ट आएगा, और वो कौन है? ईरान। ईरान इन्हें ठीक ठाक सपोर्ट करता आ रहा है, वेपन्स दे रहा है, फंड्स वगैरह दे रहा है, ये सब तो चल ही रहा था 1990 से ही। पर 2014 में इन्होंने जो यमन की कैपिटल है सना, उस पर अटैक कर दिया। तो प्रेसिडेंट हदी तो अलार्म हो गए, ठीक है, कि ये तो बिल्कुल ही, ये तो कब्जा करना चाह रहे हैं ये शियाज। वो सऊदी अरेबिया के पास गए, सऊदी अरेबिया भी अलार्म हो गया, क्योंकि इन हूथीज को सपोर्ट कर रहा है ईरान, और सऊदी अरेबिया और ईरान कट्टर दुश्मन है। तो सऊदी अरेबिया स्टार्टेड सपोर्टिंग प्रेसिडेंट हदी, इन्हें वेपन्स प्रोवाइड करने लग गए, और ईरान वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है हूथीज को। तभी हूथीज को हम ईरान का प्रॉक्सी भी कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। बेसिकली ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट था। पर इस शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में एक और प्लेयर आ गया। जो साउथ ऑफ यमन में लोग रहते हैं ना, वो नॉर्थ ऑफ यमन से ना थोड़ा सा परेशान है। वो कहते हैं नॉर्थ यमन के लोग ना साउथ के लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसीलिए सदर्न यमनी ने एक तरह से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, और उन्होंने भी अटैक कर दिया। वो भी सिविल वॉर में कूद गए एज अ थर्ड पार्टी, और उन्होंने अपनी एक काउंसिल बनाई, बॉडी बनाई, जिसका नाम इन्होंने रखा सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, एसटीसी। और ये सिविल वॉर में कूद गए। अब इन तीनों के बीच में लड़ाई चल रही है। बट द थिंग इज कि सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल भी ना सुन्नी सपोर्टर्स ही हैं। तो 2022 में इन्होंने इन सुन्नीज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया को ज्वाइन कर लिया। तो अब हूथीज हैं जो सऊदी अरेबिया से लड़ रहे हैं, और सऊदी अरेबिया किन्हें सपोर्ट कर रहा है? इसे और इन्हें, ठीक है। अब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस क्या बनाई हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और फिर हम मैप की तरफ आएंगे कि कौन सा एरिया कौन कौन सा फैक्शन कंट्रोल करता है। चलो, तो देखो, हूथीज ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसका नाम इन्होंने रखा है सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल, एसपीसी, ठीक है। आपका जो हदी वाली थे, जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल थी, उन्होंने बनाई प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक काउंसिल, पीआरसी, जिसे सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है। और यहां पे तीसरी थी सदर्न यमनीज वाली एसटीसी। अब एसटीसी ने ज्वाइन कर लिया पीआरसी को, और ये दोनों साथ आ गए, और ये सब लड़ रहे हैं हूथीज के खिलाफ। अब मैप पे आ जाते हैं। ये जो पिंक में एरिया है ना, ये इनके कंट्रोल में है, पीआरसी वालों के, सऊदी अरेबिया से जिन्हें सपोर्ट आ रहा है। ये जो येलो एरिया है, ये एसटीसी के कंट्रोल में है, सदर्न यमनी। और ये जो ग्रीन एरिया है, ये आपके हूथीज के कंट्रोल में है, जिन्हें एसपीसी कहते हैं, हूथीज के कंट्रोल में। और आप देख सकते हो रेड सी से लगती हुई जो कोस्टलाइन है, जो तिहामा है, ये हूथीज के कंट्रोल में, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये ऑरेंज रीजन है, ये ब्लू सा रीजन है, ये व्हाइट रीजन है, ये छोटे छोटे और प्लेयर्स हैं, अलकायदा भी बीच में कूदा हुआ है। पर ये सिविल वॉर में तीन मेजर प्लेयर्स हैं, हूथीज, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक काउंसिल और एसटीसी। एसटीसी ने हाथ मिला लिया पीआरसी के साथ, और ये सिविल वॉर चल रहा है। अब हूथीज न्यूज में क्यों थे? क्योंकि आप देख सकते हो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जिसे तिहामा कहेंगे हम, है ना, ये एरिया हूथीज के कंट्रोल में, ग्रीन वाला। अच्छा, ये है रेड सी। यहां से दुनिया की ज्यादातर शिप्स, जो यूरोप का ट्रेड चल रहा है एशिया के साथ, उनकी शिप्स यहां से गुजरती हैं।
अभी इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है और हम जानते हैं कि ईरान और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इजराइल के अगेंस्ट जा रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ईरान भी इजराइल के अगेंस्ट जा रहा है और ईरान सपोर्ट करता है हूथीज को जो यहां पे बैठे हुए हैं। अब देखो ईरान ने कह दिया, हूथीज ने कह दिया कि जो जो कंट्री इजराइल का सपोर्ट कर रही है इस वॉर में हम उन्हें सबक सिखाएंगे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ये जितनी भी कंट्रीज हैं अमेरिका और यूरोप की, इनकी शिप्स गुजरती हैं यहां से। हूथीज के पास क्योंकि ये एरिया है तो उन्होंने इन शिप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया और सारी शिप्स ने अब यहां से डरना शुरू कर दिया यहां से गुजरने से, रेड सी से। इसी वजह से मैरीटाइम ट्रैफिक यहां पे बहुत कम हो गया, यहां से शिप्स जा नहीं रही हैं, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो गया, इसीलिए न्यूज में आ गया। ऑलराइट, तो ये रीजन है सारा। ठीक है। बस मैं आपको एक और चीज बता दूं येमेन के बारे में, ये इंटरनल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बॉर्डरिंग कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। चलो, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 जो है वो होता है खत्म और हमारी लगभग अब हो चुकी हैं 7-8 लोकेशंस। मैंने आपको बताया था कि 30 to 40 लोकेशंस हैं ऐसी जो पिछले साल के करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिन्हें हम कवर करेंगे और ये 15 एमसीक्यूज हमारे प्रीलिम्स में हम सिक्योर करेंगे। तो इन 30-40 लोकेशंस को हम करेंगे, रोज सिर्फ 15 मिनट लगा के करेंगे। जब तक आपका एग्जाम हो जाता है, जब नहीं आता है तब तक आपने बस रोज के 15 मिनट लगाने हैं एंड यू विल बी सॉर्टेड एज फार एज दीज 15 क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। थैंक यू।